हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अक्षत जैन, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट एंजियोप्लास्टी या पोस्ट बाईपास केयर। एंजियोप्लास्टी या बाईपास कोरोनरी आर्टरी डिसीज का ट्रीटमेंट। कोरोनरी आर्टरी डिसीज माने आपके हार्ट को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, जिनको उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, उनमें ब्लॉक जम जाना या ब्लॉक बन जाना। ब्लॉक बनने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल की जमावट हो गई है या तो खून का थक्का जम गया है, क्लॉट बन गया है। तो आप यूजुअली या तो हार्ट अटैक के साथ या फिर काम करने में छाती में दर्द होता है या सांस फूलती है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, एंजियोग्राफी होती है, पता चलता है ब्लॉक है और उसका ट्रीटमेंट या तो एंजियोप्लास्टी स्टेंट के थ्रू किया जाता है या बाईपास के थ्रू किया जाता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एंजियोप्लास्टी कराओ या बाईपास, ये एक टेम्परेरी मेजर है। जो अभी ब्लॉक बना है उसको खोल दे रहा है या उसको बाईपास करके ब्लड सप्लाई चालू कर दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे दोबारा नए ब्लॉक नहीं बन सकते। नए ब्लॉक बन सकते हैं, नई नसों में बन सकते हैं, स्टेंट में बन सकते हैं, या जो ग्राफ्ट लगाया है उसमें बन सकते हैं। इसके लिए पोस्ट एंजियोप्लास्टी या बाईपास केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको अवॉइड करने के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आने वाले हैं, तो आज का डिस्कशन इन कंपोनेंट्स पे रहने वाला है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट एंजियोप्लास्टी या बाईपास केयर के कंपोनेंट्स, जिसमें हम मेडिकेशन से रिलेटेड, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड फॉलोअप से रिलेटेड बातें करेंगे। अब कमिंग टू इम्प्रूव्ड एडहेरेंस टू मेडिकेशंस, माने आपको दवाइयाँ एकदम रेगुलर लेनी है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाइफ टाइम चलने वाली है। तो दवाइयाँ क्यों लेनी रहती? पहला तो है कि ये रिपीट कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स अवॉइड करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाईपास या एंजियोप्लास्टी एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट था, आगे आने वाली डिसीज को नहीं रोकता, तो उसको रोकने के लिए दवाइयाँ लेते रहना जरूरी है। दूसरा, दवाई लेने से फ्यूचर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स माने रिपीट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाथ या पाँव की नसों का खराब होना, या हार्ट कम काम करे जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, या हार्ट अटैक की वजह से डेथ होना, इसको कम करती है। दूसरा, ये स्टेंट को और ग्राफ्ट को खराब होने से रोकती है। तीसरा, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और जो रिस्क फैक्टर्स हैं अदर, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ टाइम के लिए लेनी रहती है मेडिकेशंस। कई बार पेशेंट्स ऐसे रहते हैं, आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 1-2 साल लिया और फिर बंद कर दिया, इसीलिए ये वापस आ रहे हैं दोबारा अटैक या दोबारा तकलीफ के साथ, क्योंकि दवाइयां बंद करने से वो बीमारी तो आपके अंदर ही है ना, वो वापस बढ़ने लगती है। दवाइयां यूजुअली, एक खून पतला करने की दवाइयां चलेंगी आपको, जिनको हम ब्लड थिनर्स कहते हैं। दूसरा, ऐसी दवाइयां चलेंगी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करेंगी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रीटमेंट का, कि कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करो ताकि दोबारा ब्लॉक ना बने। तीसरा, आपको दवाइयां चलेंगी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, शुगर कंट्रोल करने के लिए, अगर आपको ये है तो। चौथा, आपको दवाइयां चलेंगी कार्डियक रीमॉडलिंग प्रिवेंट करने के लिए, स्पेशली उन लोगों को जिनका हार्ट का फंक्शन हार्ट अटैक के आने की वजह से कम हो जाता है, तो हार्ट का वो हिस्सा खराब होकर फैलने लगता है, जिसके कारण हार्ट का फंक्शन और कम होता चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं कार्डियक रीमॉडलिंग, और इसको प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम दवाइयां देते हैं। पांचवा, आपको दवाइयां चलती हैं आपकी कोमॉर्बिडिटीज मैनेज करने के लिए, माने अगर आपको और एसोसिएटेड डिसीज है, कुछ डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, किडनी की बीमारियां हैं, तो उसके लिए दवाइयां चलती हैं। और अगर एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बाद भी अगर आपको हार्ट का फंक्शन कम होने की वजह से सिम्टम्स हैं, या फिर कुछ एक आध नस को छोड़ दिया गया है कि उसका ब्लॉक बॉर्डर लाइन था, एंजियोप्लास्टी जरूरी नहीं है, उसकी वजह से सिम्टम्स है, तो उस रेसिडुअल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां चलती हैं। सेकेंड कंपोनेंट है पोस्ट बाईपास केयर का, वो होता है एक्सरसाइज ट्रेनिंग। एक्सरसाइज ट्रेनिंग दो टाइप की हो सकती है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड माने डॉक्टर या किसी फिजिशियन या थेरेपिस्ट के निगरानी में, और अनसुपरवाइज्ड माने कोई निगरानी नहीं कर रहा, आप खुद से ही कर रहे हैं। अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज इंडिया में मोस्ट कॉमन है, क्योंकि हमारे पास मेंस लिमिटेशंस हैं, जिसके कारण हर पेशेंट्स को सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं हो पाता। आइडियली एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रीसीड होती है इनिशियल इवैल्यूएशन और बेसलाइन फंक्शनल कैपेसिटी असेसमेंट के साथ, बट अगर वो नहीं भी है तो आप खुद भी चालू कर सकते हैं। लेकिन कितना करना है, हाउ मच इज इनफ? तो उसका आंसर है कि जितना आपको करते बन रहा है, डिपेंडिंग अपॉन आपको आपका हार्ट फंक्शन कितना है, या आपको मेजर अटैक था, माइनर अटैक था, या सिर्फ चेस्ट पेन के लिए आपने एंजियोप्लास्टी या बाईपास करवाया है, आपकी फंक्शनल कैपेसिटी डिफर हो सकती है। आइडियल हमारा टारगेट रहता है कि हम 3 महीने से 6 महीने के अंतराल में 30 to 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग डेली करना शुरू कर दें। स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी 5 मिनट्स अ डे और 10 मिनट्स अ डे, जितना आपको करते बने। लेकिन अपने को इतना नहीं करना है कि आपको एक्सरसाइज की वजह से सांस फूलने लगे या छाती दुखने लगे। तो आप स्टार्ट करेंगे डेली कुछ टाइम, जितना भी आपको करते बन रहा है, 10-15 मिनट से,
और फिर हफ्ते 2 हफ्ते में 5-5 मिनट बढ़ाते जाएंगे, बट सिम्टम्स ना हो उतनी ही करनी है। धीरे धीरे वो इम्प्रूव होती है। कई लोगों के 3 महीने में टारगेट लेवल अचीव होगा, कई लोगों का 6 महीने में, और कुछ लोगों के 1 साल भी लग जाए। और अगर आपको मेजर अटैक आया है तो 2-3 हफ्ता, एटलीस्ट 1 महीना आप एकदम हैवी एक्सरसाइज के नाम से नहीं करेंगे, सिर्फ रूटीन डेली एक्टिविटीज करिए। धीरे धीरे फिर 1 महीने बाद एक्सरसाइज चालू करिए। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं एक्सरसाइज ट्रेनिंग के। पहला तो आपकी फंक्शनल कैपेसिटी, काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, आपको बेटर सिम्टम कंट्रोल देता है। तीसरा, रिस्क ऑफ डिप्रेशन और हॉस्पिटल एडमिशन कम करता है। और पांचवा, आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है, आपको मॉर्टेलिटी बेनिफिट्स देता है। The third component of post bypass या post angioplasty care is nutritional therapy and weight management। ये important है और इसको भूलना कभी नहीं चाहिए कि आप जो खा रहे हैं और आपका जो बॉडी वेट है, ये कॉन्स्टेंटली आपके रिस्क को अफेक्ट करता है। और रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट्स में अगर आपने न्यूट्रिशन और वेट कंट्रोल से कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब कंट्रोल कर लिया है, तो आपकी जो इनकी दवाइयां चल रही हैं उसके डोज कम हो जाते हैं और आपका एट द एंड मेडिकेशन बर्डन कम हो जाता है। फ्यूचर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स और रिस्क को तो कम कर ही रहा है, साथ में आपकी दवाइयों को भी कम कर रहा है। तो क्या खाना है? तो बेसिकली आपको प्लांट बेस्ड डाइट प्रेफर करना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है, होल ग्रेन्स ज्यादा खाना है, नट्स एंड लेग्यूम्स ज्यादा कंज्यूम करना है। होल ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आजकल मार्केट में जाएंगे तो सबसे ज्यादा रिफाइंड ग्रेन्स ही अवेलेबल है। रिफाइंड ग्रेन्स पॉलिश्ड होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं, तो लोगों को लगता है अच्छी चीजें प्रेफरेंस देते हैं। बट एक्चुअली जब ग्रेन्स को रिफाइन किया जाता है तो उनका एपिडर्म और एंडोडर्म और उसकी जर्म लेयर्स जो होती हैं सब छिल जाती हैं, जो कि मेन सोर्स होती हैं विटामिन और मिनरल्स का उस ग्रेन में, और बचता है एट द एंड अंदर का स्पोर, जो कि स्टार्च रिच होता है और कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, जिसमें विटामिन मिनरल्स उतने होते नहीं है। तो इट इज नॉट अ गुड हेल्दी थिंग। व्हाट टू अवॉइड? फ्राइड फूड आइटम्स नहीं खाना है, जंक फूड्स नहीं खाना है, मीट, पोल्ट्री, एग्स नहीं खाना है, स्वीट्स कम से कम लेना है, शुगर एडेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, रिफाइंड ग्रेन्स अवॉइड करने हैं, अल्कोहल तो अवॉइड करना ही। कई बार एक पेशेंट सवाल पूछते हैं कि ऑयल कौन सा यूज करें, विच ऑयल टू कुक। तो आइडियल आंसर इज ऑलिव ऑयल। जो अभी तक का साइंटिफिक डेटा और एविडेंस हमारे पास है, उसके हिसाब से ऑलिव ऑयल जो होता है वो सबसे सेफ होता है कार्डियोमेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इट इज कॉस्टली, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज ऑलिव ऑयल के जो मिक्सचर्स आते हैं राइस ब्रान ऑयल्स के साथ या और कोई ऑयल के साथ, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो यू हैव द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ऑलिव ऑयल, और थोड़ा प्राइस भी रीजनेबल हो जाता है। फिर आता है सवाल कितना खाना है। तो ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन है, सिर्फ वेगन फूड्स खा रहे हैं, होल ग्रेन्स खा रहे हैं तो कितना भी खा लो। डाइट शुड बी लिमिटेड, जितनी भूख है उतना खाओ। ऐसा नहीं कि खाते जा रहे, और प्रेफरेबली थोड़ा कम ही खाओ तो बेटर है, क्योंकि हमारा साथ में ये टारगेट भी रहता है कि हम वेट मैनेजमेंट करें। वेट मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना। माने जितना हम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं खाने से, उससे ज्यादा हमें एक्सपेंस करना है एक्सरसाइज से और फिजिकल एक्टिविटीज। तो दोनों चीज करना है, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है और डाइट, टोटल कैलोरी काउंट डाइट में कम करना है। इसके लिए आजकल फ्री एप्लीकेशंस भी एंड्रॉइड मोबाइल्स में, iOS में अवेलेबल है, आप उनको यूज कर सकते हैं, या खुद भी जो इतना खाते थे रेगुलरली उससे थोड़ा कम करके और जितनी जो फिजिकल एक्टिविटी करते थे उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप कैलोरी डेफिसिट बन जाता है। टारगेट है कि 5 to 10% वेट आपको 6 months to 1 year में डिक्रीज करना है, या एटलीस्ट 5 to 10 kgs। आइडियल BMI आपको लाना रहता है, लेस देन 25 इज बेस्ट, बट एटलीस्ट 28 के नीचे रखें अपना BMI। की डाइट कैसी होनी चाहिए ओवरऑल एक दिन की? यू शुड एटलीस्ट हैव 3 servings of fruits, 3 servings of vegetable and beans, 3 servings of whole grains, 1 servings of nuts, 2 servings of dairy products like milk, yogurts, paneer and plant oil and olive oil for cooking। इस सब की वजह से आपका जो कार्डियोमेटाबॉलिक हेल्थ है वो काफी अच्छा रहेगा। Another important aspect of post angioplasty and bypass care is risk factor management and quitting tobacco। टोबैको प्रोडक्ट्स कोई भी हो, गुटखा, खैनी, मिश्री, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, सब आपको सबसे ज्यादा रिस्क में रखते हैं रिपीट हार्ट अटैक्स के या रिपीट स्ट्रोक के। तो यू शुड क्विट ऑल फॉर्म्स ऑफ टोबैको एट ऑल अमाउंट्स। ऐसा नहीं कि थोड़ा खा रहे हैं सर कम कर दिया, ऐसा नहीं, पूरा ही बंद कर। और पैसिव स्मोकिंग का भी ध्यान रखना है। आप भले सिगरेट ना पी रहे हो, लेकिन अगर आप अपने साथ वाले जिन लोग पी रहे हैं उनके साथ बैठे हैं और आप पैसिवली स्मोकिंग कर रहे हैं, वो भी उतना ही हानिकारक होता है। तो यू हैव टू अवॉइड पैसिव स्मोकिंग इक्वली। एंड एल्कोहल का अमाउंट डिक्रीज करना है, बंद कर सके तो बेस्ट है। और साथ में कोमॉर्बिड डिसीजेज जो भी हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, किडनी की है,
या और कोई एंडोक्राइनोलॉजिकल या प्रॉब्लम है तो उनको ट्रीटमेंट लेना है। साथ में सिडेंट्री हैबिट अवॉइड करना है। सिडेंट्री हैबिट्स बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर होता है कार्डियक डिसीजेस के लिए, जो कि आज की डेट में काफी कॉमन हो गए हैं। हम कार से ट्रेवल करेंगे, ऑफिस में जाके बैठे रहेंगे, बैठ के 3 घंटे मूवीज देखेंगे, सो वी कीप ऑन एडिंग द सिडेंट्री पार्ट इन आवर लाइफस्टाइल, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना है। तो इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी, हाउस होल्ड वर्क करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए, जंक फूड्स अवॉइड कीजिए, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी इन कंट्रोल। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट। इट शुड नेवर बी फॉरगेटन। एटलीस्ट डेली 7 से 8 घंटे की अच्छी सी रात को नींद लीजिए, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लव्ड वन से बात कीजिए, अपने इमोशंस शेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, म्यूजिक सुनिए, रिलैक्सेशन थेरेपीज यूज कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल अच्छा लगे वो करिए। जस्ट अपने अंदर मत रखो चीजों को, स्ट्रेस को बाहर आना बहुत जरूरी है। सो एज वी सेड, ब्रीथ, सोशलाइज, स्लीप एंड एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ मेडिसिन। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये सब अपने खुद के एफर्ट्स लेने के बाद भी आपका मूड या मेंटल स्टेटस उतना कंफर्टेबल आप नहीं फील कर रहे, तो टेक अ साइकेट्रिस्ट सपोर्ट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल इश्यूज। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज रेगुलर फॉलोअप विथ योर डॉक्टर। फॉलोअप के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपकी मॉनिटरिंग चलती है आपकी गोल्स की, कि आपका टारगेट बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल लेवल रीच हुआ कि नहीं, टारगेट वेट रीच हुआ कि नहीं। देन सेकेंड पार्ट होता है कि आपकी डोजेस चेंज होती हैं। हार्ट डिसीजेज में यूजुअली कैसा होता है कि हम एक लो डोज, लो अमाउंट से चालू करते हैं, धीरे धीरे फिर उसको एस्केलेट करते हैं। तो अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आप कभी अपनी टारगेट या बेस्ट बेनिफिट वाले डोज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो फॉलोअप इसके लिए भी जरूरी है। तीसरा है साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग। कई बार कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें लगता है कि आ रहे हैं बट पता नहीं क्यों आ रहे हैं, तो हम कोई लोकल डॉक्टर या किसी और को भी दिखा देते हैं। बट प्रेफरेबली अगर आप फॉलोअप रखेंगे तो कई बार वो हो सकता है कि ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हों, तो आपके ड्रग्स का डोज चेंज करने से या ड्रग को बदलने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो मॉनिटरिंग हो जाती है आपके साइड इफेक्ट्स की। चौथा होता है कि आपको जो दवाइयां चल रही हैं उससे जो फर्क पड़ना चाहिए हार्ट के फंक्शन में और आपके सिम्टम्स में, वो पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल असेसमेंट ऑफ एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट। तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है समझिएगा। और पांचवी चीज होती है कि अगर आपको कुछ डिटेरिएशन हो रहा है आपके कार्डियक स्टेटस या हेल्थ स्टेटस में, तो उसका अर्ली रिकॉग्निशन हो जाता है और उसको आप इस स्टेट तक पहुंचने से रोक सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। तो ये सारे फायदे होते हैं रेगुलर फॉलोअप के। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर अदर स्पेशलिटी के रेफरेंसेस रिक्वायर्ड हैं तो वो भी टाइमली लिए जा सकते हैं। सो दिस वाज इन ब्रीफ अबाउट कि पोस्ट एंजियोप्लास्टी केयर क्या होता है, पोस्ट बाईपास केयर क्या होता है, क्यों जरूरी है और क्या करना है। आई होप आपको यूजफुल लगे और आप इसको स्प्रेड करें उन लोगों को जिनको इस नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनका एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो चुका है या होने वाला है। थैंक यू।